जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हो? स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। सबसे पहले इंडिया के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है सबके लिए कि जसप्रीत बुमराह फोर्थ टेस्ट खेलेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जसप्रीत बुमराह अवेलेबल है अपने फोर्थ टेस्ट में जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में है मैनचेस्टर पे। तो सबसे बड़ी ये खबर थी। और आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई अवेलेबल होंगे फोर्थ टेस्ट में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में जो मैनचेस्टर में होने वाला है 23 तारीख को। उनके साथ साथ ऋषभ पंत भी अवेलेबल होंगे। लास्ट टाइम जैसे ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग की थी, ऐसे इस बार ऋषभ पंत फुल्ली फिट है और वो भी अवेलेबल होंगे विकेट कीपिंग करते टाइम। और हाँ, ये दोनों कम बैक हो चुका है और आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। सो देखते हैं मैनचेस्टर में वो कैसे भी करके हमको जीत दिला सकते हैं और अपने जीतने की आशा ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे बड़ी यही खबर थी आज की। बात करते हैं करुण नायर की, तो करुण नायर की बहुत बड़ी खबरें आ रही है अभी कि टीम इंडिया के कोचेस से और बहुत जनों से जो उसमें अंदर पार्ट है टीम के कि करुण नायर को शायद ड्रॉप किया जा सकता है और उनकी जगह साई सुदर्शन को खिलाया जा सकता है। क्योंकि करुण नायर के स्टैट्स देखे जाए तो उनके इतने स्टैट्स अच्छे हैं नहीं। 131 रन की ही पारी आई है 3 टेस्ट में, तो 131 रन की पारी 3 टेस्ट में अच्छी नहीं खिलाई जाती। हाँ, स्टार्ट अच्छा दे देते हैं इंडिया को, तो 1 विकेट डाउन पे आते हैं, अच्छा खेल लेते थोड़ा टाइम, बट उसके बाद कुछ बड़ा नहीं खेल पाते, बड़े स्कोर नहीं मार पाते। उसकी वजह से बात की जा रही है कि साई सुदर्शन फोर्थ टेस्ट में देखे जा सकते हैं करुण नायर की जगह। जी हाँ दोस्तों, ये एक चेंज हो सकता है, बड़ा चेंज हो सकता है। असिस्टेंट कोच ने भी ये कहा है कि 131 की पारी आई है जो बड़ी नहीं है और इंडिया को एक बड़ी पारी चाहिए नंबर 3 की तरफ से। तो कहीं ना कहीं वो साई सुदर्शन को भी एक मौका दे सकते हैं क्योंकि करुण नायर को तो 3 टेस्ट से मौका दे ही दे रहे हैं। तो इसके लिए करुण नायर की जगह रिप्लेस हो सकते हैं साई सुदर्शन। सबसे पहली बात तो ये, बात करें करुण नायर के रिकॉर्ड की, तो करुण नायर तीसरे नंबर पे उतरते हैं हर बार और उनका एवरेज देखा जाए 3 टेस्ट में मिला के तो कम बिलो 22 है। 22 का भी एवरेज नहीं है, बिलो 22 है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को नंबर 3 पे एक बड़ी पारी खेलने वाला प्लेयर चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो साई सुदर्शन की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उनको भी एक मौका देना चाहिए और कहीं ना कहीं वो भी एक डिजर्विंग प्लेयर है क्योंकि वो आईपीएल में क्या अच्छा खेल के आए। जैसे यशस्वी जायसवाल और गिल है अपने, वैसे ही साई सुदर्शन का भी परफॉर्मेंस डे बाय डे अप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताएं। और बात करें करुण नायर की, तो करुण नायर 3 टेस्ट खेल चुके हैं जिनमें उनका एवरेज 22 से भी कम रहा है। जी हाँ दोस्तों, और 131 रन की उन्होंने मारी है 3 टेस्ट में, पारी उनकी इतनी है। अब एक बंदा सेंचुरी मार जाता है उसके ही 100 रन हो जाते हैं। इन्होंने 3 टेस्ट में, मतलब एक टेस्ट में 2 इनिंग होती है, मतलब 6 इनिंग्स में इसने खाली सिर्फ 131 रन मारे, जिसकी वजह से टीम इंडिया को सोचना पड़ रहा है कि करुण नायर के रिप्लेस में साई सुदर्शन को रखा जाए कि नहीं। और कहीं ना कहीं ये रखा जाना चाहिए। टीम इंडिया के लिए भी बेटर होगा मैनचेस्टर पे खेलने के लिए क्योंकि स्कोर्स बड़े बनेंगे या चेस बड़े बनेंगे तो अपने लिए ही अच्छा बनेगा। बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की, तो नीतीश कुमार रेड्डी की भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है इनसाइड एज से कि नीतीश कुमार रेड्डी को भी रिप्लेस किया जा सकता है और उनकी जगह कोई स्पिनर आ सकता है, लगभग कुलदीप यादव। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है बट फिलहाल फिर भी बातें की जा रही है कि नीतीश कुमार रेड्डी को निकाल दिया जाए प्लेइंग 11 से और उसकी जगह कुलदीप यादव को डाल देना चाहिए। ऐसी खबरें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खबरें आपको यहीं मिलती है, तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। आगे जानते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की ये न्यूज़ रिपोर्ट अभी तक कंफर्म नहीं है बट फिर भी अभी बात की जा रही है और कहीं ना कहीं ये बहुत चर्चित हो रही है कि नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस के ऊपर कि नीतीश कुमार रेड्डी को निकाल दिया जाए कि अपना रख देना चाहिए अपना, क्योंकि वो नीतीश कुमार रेड्डी भी है ऑलराउंडर। वो बॉलिंग भी कर लेते हैं डिसेंट और बैटिंग भी डिसेंट कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने को बैटिंग से भी रन्स चाहिए जो वो फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। और बॉलिंग के भी वो पार्ट टाइम बॉलर है, फुल टाइम बॉलर नहीं है। वो विकेट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है एक एक दो दो विकेट ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुलदीप यादव की बहुत कमी सता रही है क्योंकि कुलदीप यादव ऐसे प्लेयर है जो सामने वाले उसकी इकोनॉमी कम हो, एक अपना विकेट्स ना हो, बट वो कुलदीप यादव अपनी इकोनॉमी भी इतनी कम रखते हैं और सामने प्रेशर बनाए रखते हैं जो बल्लेबाज अपना रन नहीं बना पाता। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया को वो भी चीज़ चाहिए, इसके लिए वो कुलदीप यादव की तरफ देख सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की जगह। ये रिपोर्ट अभी तक फिक्स नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है।
बात करें पॉइंट्स टेबल की, WTC पॉइंट्स टेबल की, तो इंग्लैंड के 2 पॉइंट्स कटे गए हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, जैसे कि थर्ड टेस्ट था लॉर्ड्स में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, तो उसमें अपना स्लो ओवर रेट के कारण उनके 2 पॉइंट्स कटे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2 पॉइंट्स आप बोल रहे होंगे ये 2 पॉइंट्स तो कटे गए, पर नहीं दोस्तों, ये पॉइंट्स टेबल में जो 2 पॉइंट्स होते हैं ये भी बहुत महत्व होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया थी, सेकंड पे इंग्लैंड थी, बट जब से ये 2 पॉइंट कम हो गए ना, तो इंग्लैंड थर्ड आ गई और श्रीलंका ने उनको ओवरटेक कर लिया और वो सेकेंड आ गई। तो अभी पॉइंट्स टेबल पे फिलहाल है फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड श्रीलंका, थर्ड है अपनी इंग्लैंड। ये 2 पॉइंट्स जो उनके कम हो गए स्लो ओवर रेट की वजह से, इसके लिए वो थर्ड पोजीशन पे आ गए, उनकी 1 पॉइंट कम हो गई। जिसकी पहले इनकी परसेंटेज थी विनिंग रेट 66%, और ये 2 पॉइंट्स कम होने के कारण से उनकी परसेंटेज डाउन हो गई 61% पे। और एडिशनली इनको 10% मैच फ़ी भी लगानी पड़ी स्लो ओवर रेट पे लॉर्ड्स के लिए। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ये बहुत नुकसान है। और 10% मैच फी का तो ठीक ही है, बट जो 2 पॉइंट्स ये महत्वपूर्ण होते हैं, ये भले अभी इंग्लैंड को ये चीज़ की ये ना पता नहीं चले, बट आगे जाके इनको बहुत तकलीफ रह सकती है। इसके लिए 2 पॉइंट्स ये बहुत महत्व वाले थे, इम्पोर्टेंट थे, कहीं ना कहीं इनको गंवाने नहीं चाहिए थे, बट इनके स्लो ओवर रेट के कारण बस ये सोच रहे थे कि मैच जीतनी है, इसके कारण स्लो ओवर रेट रखते हैं, उनका वो कंसिस्टेंसी टूटेगी, बट कहीं ना कहीं वो अपने खुद का भी नुकसान करवा चुके हैं और इसी बात पे उनके वो सेकंड से थर्ड पोजीशन आ चुके हैं और कहीं ना कहीं वो भी अभी अंदर में पछता रहे होंगे। और बात करें रविश शास्त्री की, इस चीज़ पे उनका भी एक ओपिनियन आया था कि तुम खाली मैच जीतने पे क्या बोलते हैं, तुम खाली मैच जीतने पे नहीं देखो और स्लो ओवर रेट नहीं बनाओ, क्योंकि तुम चाहते हो कि बैटर की कंसिस्टेंसी टूटे और स्लो ओवर रेट रखो, बट कहीं ना कहीं तुमको भी नुकसान पड़ेगा ये आगे करने से, और इस बार भी तुमने किया है तो तुमको नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं रवि शास्त्री की बात की जाए तो ये बात उन्होंने बहुत ही सही की कि तुम खाली जीतने पे ध्यान देते हो और सामने वाले चाहते हो कि ना जीते और उनको फ्रस्ट्रेट करते हो, उनको स्लेज करते हो, तो ऐसा नहीं होता है, स्लो ओवर रेट नहीं रहती है। रूल्स आर रूल्स, फिर तुम चाहे इंग्लैंड से हो कि इंडिया से, तुमको रूल्स तो करने ही पड़ेंगे। और जैसे कि आपने स्लो ओवर रेट रखी, उसके कारण आपको 2 WTC पॉइंट्स गिर गए और आप थर्ड पोजीशन पे आ गए सेकंड पोजीशन से। तो कहीं ना कहीं ये इंग्लैंड का बहुत बड़ा नुकसान है और आगे से उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। बात करें गौतम गंभीर के स्टैट्स की, जो ऐसा हेड कोच वो रहे हैं, तो उसमें से कितनी इंडिया जीती है और कितनी इंडिया हारी है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो इंडिया जीती 2 ही है, ड्रॉ सिर्फ 1 हुआ है और बाकी 8 मैच इंडिया हारी है। तो क्या ये गौतम गंभीर की स्ट्रैटेजी है कि क्या ये बदलाव है कि क्या कुछ ये फ्यूचर प्लानिंग है गौतम गंभीर की, तो ये देखो हमको तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया मानी जाती है कि वो टीम होती है जो कोई भी फॉर्मेट में कहीं भी जाके कहाँ पे भी कोई भी शहर में कोई भी टीम के सामने खेल सकती है और कहीं ना कहीं उनको हरा सकती है। इंडिया ये टीम मानी जाती है, तो वो ये स्टेट्स देख के आजकल सब टीमें अपने ऊपर हंस रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं है, भले फ्यूचर प्लानिंग हो गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजी हो या नो लक हो, वो हम नहीं जानते, बट कहीं ना कहीं आपके पास वो मोस्ट डिमांडेबल प्लेयर्स है, मोस्ट स्किलेबल प्लेयर्स है, मोस्ट रन मशीन है, मोस्ट बॉलिंग पेसर अटैक है अच्छी, तो आपको और क्या चाहिए। आपके पास बुमराह जैसी बॉलिंग है, गिल जैसे कप्तान है, ऋषभ पंत जैसे विकेट कीपर है, कई अच्छे फील्डर है, जाडेजा जैसे स्पिनर है, और आपको क्या चाहिए। आप इससे ज़्यादा तो और उम्मीद कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपके पास तो टीम ऐसी है जो जहाँ कहीं भी जाके कैसी भी टीम को हरा सकती है कोई भी वक्त पे, तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कुछ कर ही नहीं सकते। उसमें भी आप सिर्फ 2 जीत रहे हो और 1 ड्रॉ करवा रहे हो, बाकी 8 मैचेस हार रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। ध्यान देनी चाहिए गौतम गंभीर को भी, इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए उनके भी सोच विचार में, जो वो टीम में पहले करते थे और अब वो आगे जाके करें। कहीं ना कहीं आप फ्यूचर को देख के प्रेजेंट गंवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चल सकता, क्योंकि
इंडिया का लेवल जो हो एक सेट हो चुका है, बेंचमार्क एक सेट हो चुका है। आप चाहते हो मैं फ्यूचर में जाके इसको और ऊपर करूँ, बट वो फ्यूचर में आते आते वो नीचे ना चला जाए, वो कम से कम उतना तो मेंटेन करो कि जो मेंटेन है उसको पहले मेंटेन करें, फिर आगे जाके ऊपर करें। आप सोचो जो मैं फ्यूचर का देखूँ, भले फिर अभी डाउन हो रहा है, तो ये नहीं चलता है। कहीं ना कहीं आपको अभी का भी देखना पड़ता है। सिर्फ 2 मैच जीते हो और 1 ड्रॉ करवाया है और 8 लूज़ है, तो फिर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेट्स है कि हारने का। और कम से कम देखा जाए तो 70 to 80% अपने हारने के चांसेस हो गए ये मैच के स्टेट्स के हिसाब से। तो ये गौतम गंभीर को भी सोचना पड़ेगा एज ए हेड कोच, और अपने आप पे भी माइंड थिंकिंग के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी टीम इंडिया के लिए। कैसे टीम इंडिया आगे बढ़े, कैसे सारे मैचेस जीते, अपने घर लेके आए ट्रॉफीज़। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं, और आगे चलते देखते क्या है। बात करें जो रूट की, तो जी हाँ दोस्तों, जो रूट वापस आ चुके हैं रैंक नंबर 1 पे आईसीसी टेस्ट में, सबसे ऊपर आ चुके हैं। और टेस्ट बैटर में वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे फर्स्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये शेर अब जाग चुका है, और ये मेरे को लग रहा है सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है ये शेर अभी जाग चुका है। और बात करें इसके स्टैट्स की, तो आपको पता ही है स्टैट्स इसके इतने हाई है सब स्कोर्स में। जिस दिन ये बंदा टिक गया ना, 20-30 रन बना के गया ना स्टैट्स में, मतलब मानो सेंचुरी पक्की है उस दिन। और इसकी जो परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो इंडिया के सामने अभी देखी जाए, तो लास्ट जो 3 टेस्ट थे उसमें भी इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मेरे हिसाब से 1 या 2 शतक भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्यों ये टेस्ट के नंबर 1 बैट्समैन है फिलहाल अभी करंट में जो हैं अवेलेबल उसमें से। तो इनकी जो कंसिस्टेंसी है, बात की जाए उसकी, तो कंसिस्टेंसी भी इनकी बहुत अच्छी है। इंडिया जैसी टीम के सामने पेसर्स जो बुमराह है, सिराज है अपने, और आकाशदीप है, इन सब के सामने भी वो सेंचुरी बना रहा है बंदा। तो कहीं ना कहीं बात तो होगी कुछ उसमें, भले सामने वाली टीम का है, इंग्लैंड का है, पर जो बात सच है वो तो करनी पड़ेगी। ये बंदा जो रूट टेस्ट का नंबर 1 बैटर है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी मेहनत के ऊपर, कि ये बंदा ये मुकाम पे खड़ा है तो इसके पीछे इसकी कितनी मेहनत है। तो कहीं ना कहीं एक शाबाशी की तो बात है कि भाई नंबर 1 बैट्समैन है टेस्ट का। विराट कोहली का एरा अलग था, मानते हैं, वो उस टाइम में था, प्राइम में था, पीक पे था, उसका टाइम था, बट वो अभी रिटायर हो चुका है, तो उसको नेक्स्ट प्लेयर कवर कर रहे हैं। तो अभी जो है उसकी बात कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी की बात की जाए, तो कंसिस्टेंसी में जो रूट तो भाई नंबर 1 है, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और चेस पे भी पड़े हैं, कहीं ना कहीं अपना मुकाम भी दर्शाना चाहते हैं, बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं कि हाँ भाई जो रूट नाम का भी एक बंदा था और क्या क्या कर सकता था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो रूट की। तो जो रूट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में इस बार ना टिके तो अच्छा है मैनचेस्टर पे, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं अपन, तो कंसिस्टेंसी इस बार टूटनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भले कैसा भी हो, कितनी भी तारीफ करे, अब बात आती है इंडिया पे, तो पहले इंडिया होना चाहिए, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में इंडिया को कैसे भी करके जीतने का है मैनचेस्टर पे, जो 23 को है। तो कैसे भी करके ये बंदा ना टिकना चाहिए, अपने को ये देखने का है। फिर चाहे बुमराह ला लो, आकाशदीप ला लो, सिराज ला लो, या कुलदीप यादव ला लो, कुछ भी ला लो, बट ये बंदा टिकना नहीं चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि ये बंदा टिक गया तो भाई ये सेंचुरी बना के देगा। कहीं ना कहीं इंडिया को ये तकलीफ दे सकता है, क्योंकि बैट्समैन इंडिया के अभी फ़िलहाल फॉर्म में नहीं है। बात करें गिल, पंत और केएल राहुल की, वो फॉर्म में है, बट ज़रूरी नहीं है ना वो हर मैच में फॉर्म में रहे और स्कोर्स बनाए। इसके लिए ये बंदे को आउट करना जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, और अपने इंडिया के लिए अच्छा होगा, चेस कम पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही रहेगा अपने लिए, और इंडिया 4th टेस्ट जीत सकती है। और बात करें डोमिनेंस की, रविंद्र जाडेजा की, तो हाँ जी हाँ दोस्तों, ऑलराउंडर्स की पिक आ चुकी है, आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, तो जाडेजा का डोमिनेंस सबसे ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट आ चुके हैं रैंकिंग में ऑलराउंडर्स की, उसमें आईसीसी की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो उनको पॉइंट मिले 409 रेटिंग मिली है। फर्स्ट रविंद्र जाडेजा है, सेकंड अपने मेहंदी हसन है, उनका पॉइंट से 305, और जाडेजा फर्स्ट है, उनका पॉइंट से 409 इन अ टेबल ऑफ ऑलराउंडर्स अकॉर्डिंग टू आईसीसी। तो कहीं ना कहीं तुम डिफरेंस देखो, जाडेजा है एक तरफ 409 पे जो फर्स्ट है, और सेकंड है मेहंदी हसन बांग्लादेश के, वो है अपने 305 पे। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस देखा जाए तो 104 परफेक्ट 104 का है डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड में। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि रविंद्र जाडेजा का डोमिनेंस क्या रहता होगा फील्ड पे। तो
ये कंसिस्टेंसी बताता है रविंद्र जाडेजा की फील्डिंग की तरफ, कंसिस्टेंसी बताता है रविंद्र जाडेजा की बैटिंग की तरफ, और कंसिस्टेंसी बताता है रविंद्र जाडेजा की बॉलिंग की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि रविंद्र जाडेजा जैसा प्लेयर अपने इंडिया में भी है, और आईसीसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑलराउंडर है, फर्स्ट पोजीशन पे है 405 409 के रैंकिंग से। तो कहीं ना कहीं अपने को बताता है कि मेरा भारत महान, और ये एक हीरा है जो अपने को मिल गया है और अपन किसी को नहीं दे सकते। और होप सो 4th टेस्ट में भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो मैनचेस्टर में है वो उसमें अच्छा खेले और इंडिया को जिताए और अपना प्रभाव भी इंडिया पे डाले। और होप सो ऑल गुड, टच वुड। आगे करते बात करें गिल की, तो गिल भी इस बार बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में बात करें तो फर्स्ट टेस्ट में बात करें तो फर्स्ट इनिंग में वो उन्होंने बनाए थे 147, तो कहीं ना कहीं वो एक शतक तो आ ही चुका था, 147 रन हो चुके थे। उसके बाद सेकंड इनिंग की बात करें फर्स्ट टेस्ट में ही तो 8 रन बना के आउट हो चुके थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी तुम रन नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं। आप जब खास करके तुम 147 बना के आ रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर प्लेयर हर फॉर्म में नहीं होता है, हर बार एक ही मैच में तुम रन नहीं बना सकते हो, हर बार तुम रन नहीं बना सकते हो हर मैचेस में, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ठीक है। और खास करके तुम जब 150 रन बना के आ रहे हो तो कोई बात नहीं उसमें। फिर बात करें सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में बना के 269, जो बहुत ही बढ़िया था। कोहली का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था और कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में थे। 269 रन बहुत महत्व दिए थे और उसके कारण इंडिया बहुत अच्छे मार्जिन से लीड से जीती थी, जो लगभग 335 रन की थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ थी इनके 269 रन जो अपने को आए थे। और सेकेंड टेस्ट की सेकेंड इनिंग में भी उन्होंने 161 बनाए थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो कप्तान गिल ने अपने कंधों पे ले लिया है बाहर इंडिया को कैसे भी करके जिताने का। और बात करें सेकेंड इनिंग की तो 161 बनाए, तो वो भी शतक उन्होंने बनाई, 160 रन बनाए, बहुत बड़ी बात होती है अपना टेस्ट में बनाने के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेकंड जो टेस्ट था 269 और 161 जो रन बनाए इन्होंने दोनों इनिंग में, वो जुड़ा के ही जो 335 रन से जीते ना, वो इनकी बदौलत ही हुआ है। कैप्टनसी की नो डाउट बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, फील्ड सेट अच्छी कर रहे हैं, रन्स भी अच्छे बना रहे हैं। तो टच वुड इनको नज़र ना लगे और फोर्थ टेस्ट जीता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। और बात करें थर्ड टेस्ट की तो लॉर्ड्स पे जो था, लॉर्ड्स पे वो रन नहीं बना पाए। लॉर्ड्स पे कहीं ना कहीं वो ज़रूरत थी, मतलब दोनों इनिंग नहीं तो एक इनिंग तो बनाते, एक इनिंग में भी बना लेते तो कुछ अपना शायद इंडिया का हाल दूसरा होता और शायद जीत भी गई होती अगर 30-35 रन का और थोड़ा वो होता तो। बट बात करें इनकी थर्ड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग की तो 16 रन बना के आउट हो गए और सेकंड इनिंग में 6 रन बना के आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं कप्तानी पारी की ज़रूरत थी, भले फर्स्ट इनिंग नहीं तो सेकंड इनिंग में पर एक कप्तानी पारी आनी चाहिए थी 50-60 रन की, जो नहीं देखने को मिली। बट कप्तान गिल भी उस पर वर्क कर सकते हैं और आगे अपना बढ़ा सकते हैं। बात करें ये तीन टेस्ट तो हो चुके हैं इंडिया सिंह में, तो उनमें देखते हैं सबसे ज़्यादा बैट्स किस 3 टेस्ट तो हो चुके हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के। तो अब बात करते हैं कि बैट से सबसे ज़्यादा किसके रन आए और सबसे कम किसके रन आए। तो चलो बात करते हैं। 607 रन से लीड करे शुभम गिल, जिसकी एवरेज बनती है 101 की। जी हाँ दोस्तों, इसमें अपना टेस्ट में एवरेज बन रही है गिल की अपनी 101 की, जो बहुत बड़ी होती है। शतक की एवरेज आ रही है, बहुत बड़ी चीज़ है। और कप्तान का दिख रही है कंसिस्टेंसी कितनी है गेम की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कप्तान क्या चाहता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में। कि मिलते हैं फिर कभी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।